झारखंड के एक छोटे से गांव का नाम था चंदनपुर। ये गांव भले ही छोटा था, पर यहाँ के लोग बहुत मेहनती और सीधे साधे थे। गांव के बीचों बीच एक चौक था और उसी चौक पर पूरे गांव का एक ही ढाबा चलता था। ये ढाबा गांव के प्रधान अमन का था। अमन प्रधान तो था ही, पर असली आमदनी उसका ढाबा था। अब सोचने वाली बात ये थी कि पूरे गांव में खाने पीने की यही अकेली जगह थी, इसलिए जिसे भी बाहर का खाना खाना होता उसे मजबूरी में वहीं जाना पड़ता। ढाबे में चिकन करी, मटन करी, पराठे और चाय सब मिलता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि दाम इतने ज्यादा रखे थे कि गरीब किसान और मजदूर लोग अक्सर मन महसूस कर रह जाते। तभी प्रधान का नौकर अविनाश कहता है, प्रधान जी, आपने ये सही किया, गांव में आपकी अकेले का ही ढाबा है। हाँ हाँ। अब हमारी कमाई देखना कैसे होती है। पर प्रधान जी, हमको ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। ये सब तो बगल वाले गांव में कम दाम में मिलती है। अरे तो बगल वाले गांव जाने में उनका खर्चा भी तो होता है, और गांव में हमारा इकलौता दुकान है। लोग मजबूरी में खाने आएंगे ही आएंगे। वही गांव में तुषार और जावेद दो दोस्त थे। तुषार अपनी माँ नंदनी से कहता है, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो ना, मैं दूसरे गांव जाकर कुछ अच्छा खाकर आऊंगा। घर का वही खाना खाकर मैं पाक गया हूँ। तभी उसका पिता निखिल कहता है, साहब को बाहर का खाना खाना है और कमाई के लिए कह दो तो बहना देने लगेंगे। पिताजी, देख लेना, एक दिन हम भी कुछ करेंगे। ये कहकर तुषार अपने घर से बाहर चला जाता है। तुषार गांव के बड़े से पेड़ के नीचे जाकर अपने दोस्त जावेद का इंतजार करने लगता है। जावेद थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ? तुम इतना चिंता में क्यों लग रहे हो? अभी क्या बताऊं जावेद, पिताजी काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम तो करना चाहता हूं, मगर कोई काम मिले तब ना। बात तो तुम सही कह रहे हो। अब मुझे ही देख लो, कब से काम ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो, जल्दी चलो बाहर गांव जाके कुछ मसालेदार और चटपटा खा के आते हैं। हाँ चलो चलो, पर आज पैसे तुम देना मुझे, पिताजी ने कुछ भी नहीं दिया। फिर तुषार और जावेद दोनों ही बाहर की खाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों जा रहे होते हैं, उन्हें एक ठेले के पास बहुत सारी भीड़ नजर आती है। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो जाकर देखते हैं। तुषार और जावेद भीड़ की वजह से देखने जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचते हैं, उन्हें वहां पर अविनाश चिकन करी, मटन बिरयानी और भी चीज बेचते हुए दिखाई देता है। अरे वाह, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। सही कह रहे हो। जावेद अविनाश से चिकन और मटन का भाव पूछता है और दोनों ही भाव सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। 200 रुपए? इतना ज्यादा? दूसरे गांव में तो सिर्फ 100 रुपए का ही चिकन करी और मटन मिल जाता है। उतने में ही प्रधान अमन वहां पहुंच जाता है और कहने लगता है, तो वहीं जाकर खा लो ना, हमने कहाँ मना किया है। वैसे भी दूसरे गांव में खाने के लिए भी 50 ही दे रहे थे ना, तो इससे अच्छा यहाँ दे दो, क्या दिक्कत है। अच्छा, तो ये आपकी दुकान है, तभी सोचूं कि ये इतने ज्यादा दाम में चिकन क्यों बेच रहा है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। एक दिन दोनों चौक पर बैठे बैठे चाय पी रहे थे। तभी ढाबे से निकलते हुए प्रदीप और सुमित नाम की कुछ किसान बड़बड़ाते हुए आ रहे थे। अरे इतना महंगा खाना, आधा पेट भी नहीं भरा और जेब खाली हो गई। प्रधान जी को तो बस पैसा चाहिए, स्वाद और मेहनत कश गरीब की हालत से इन्हें क्या लेना देना। ये सुनकर जावेद और तुषार की आंखों में चमक आ गई। जावेद बोला, सुनना भाई तुषार, क्यों ना हम दोनों ठेला लगाएं, चिकन करी लेकिन सस्ती और स्वादिष्ट, ताकि गांव वाले मजबूरी में प्रधान के ढाबे पर ना जाएं और हमारे यहाँ स्वाद ले सकें। अरे भाई, पागल हो गया क्या? प्रधान नाराज हो गया तो पूरा गांव हमारे खिलाफ कर देगा। डरने की क्या जरूरत? अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो गांव वाले हमारा साथ जरूर देंगे, चाहे प्रधान जो कर ले। बस उसी दिन से दोनों ने ठान लिया कि चिकन करी का ठेला लगाएंगे। कुछ दिनों की तैयारी के बाद दोनों ने मिलकर गांव चौक पर ठीक प्रधान के ढाबे के सामने अपना ठेला लगाया। दोनों ने सुबह सुबह ताजा मसाले पीसे, प्याज, अदरक, लहसुन और घर का बना मसाला। तेल भी कम डाला और स्वाद जबरदस्त।
और सबसे बड़ी बात, एक प्लेट चिकन करी और 2 रोटी सिर्फ 50 रुपए में। अरे ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है, जरा एक प्लेट तो लगाना भाई। जी अभी लगाता हूँ। जावेद अपने ग्राहक को चिकन और रोटी खिलाता है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी स्वादिष्ट चिकन नहीं खाई, मजा आ गया। तभी धीरे धीरे करके सभी तुषार और जावेद के चिकन के ठेले पर आने लगते हैं। उस दिन प्रधान के ढाबा में कोई खाने नहीं जाते हैं। सस्ते में बेचने की वजह से शाम होते होते दोनों की चिकन रोटी खत्म हो जाती है। देख भाई, मैंने कहा था ना, गांव वाले सब हमारे पास ही खाने आ रहे हैं। सही कहा भाई, और हमारा दम भी तो काम है। अगले दिन दोनों दुकान खोलकर चिकन रोटी बना रहे थे। तभी बंटी नाम का एक आदमी आता है। ये 50 रुपए की चिकन रोटी कितने में दिया भाई? भाई पागल वागल है क्या तू? 50 की चिकन रोटी 50 में ही देंगे ना। उसके बाद बंटी भी चिकन रोटी खाने लगता है और इधर प्रधान का दुकान बंद ही हो गया था। उसके यहाँ कोई भी खाने नहीं जा रहे थे। क्या हुआ, चिकन मटन का धंधा चल क्यों नहीं रहा? मालिक, वो तुषार और जावेद 50 रुपए में ही चिकन रोटी बेच रहे हैं और मैंने सुना है उनकी चिकन रोटी बहुत स्वादिष्ट है। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब मालिक? जैसा मैं कहूं बस वैसा करना। जैसे ही रात होती है, प्रधान और अविनाश दोनों ही रात के अंधेरे में आकर तुषार और जावेद के ठेले में आग लगा देते हैं। हाँ, बहुत शौक था ना गांव वाले की सेवा करने का। अगले दिन जब तुषार और जावेद अपने ठेले पर चिकन रोटी बेचे आते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका ठेला तो पूरी तरीके से जला हुआ है। हे भगवान, ये किसने किया भला? ऐसा कोई क्यों करेगा? यह पक्का उस प्रधान का ही काम होगा। हमारी दुकान की वजह से उसका ढाबा नहीं चल रहा था और वो लोगों से पैसे नहीं लूट पा रहा था। मगर हम हार नहीं मारेंगे, हम फिर से एक ठेला लगाएंगे। पर जावेद, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम फिर से एक नया थैला लेकर अपना काम शुरू कर सकें। चिंता मत कर मेरे भाई, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी वहाँ पर एक आदमी सामने आता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना। गांव वालों ने भी उनका साथ दिया। सब ने मिलकर फटे पुराने लकड़ी और टीन से नया ठेला बना दिया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने बर्तन, किसी ने मसाले। उसके बाद उनका ठेला बनकर तैयार हो जाता है। तभी वह लोग अपना चिकन, ये सब देखकर प्रधान को बहुत ज्यादा, और वह अपने नौकर के साथ तुषार और जावेद के ठेले पर पहुंचता है। ठेला समेटो और निकलो यहाँ से, ये चौक मेरा इलाका है। क्यों प्रधान जी, यह तो सरकारी जमीन है, आपकी कब से होने लगी? ये सब सुनकर प्रधान बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन गांव वाले सामने आ गए। प्रधान जी, इन्हें रहने दीजिए। पहली बार हमें सस्ता और अच्छा खाना मिल रहा है, आप इन्हें क्यों रोक रहे हो? गांव वालों की एकजुटता देखकर प्रधान पीछे हट तो गया और दांत पीसते हुए वहां से चला जाता है। तुषार और जावेद का ठेला दिन ब दिन मशहूर होता गया। गांव के आसपास के लोग भी आने लगे। कभी कभी तो इतनी भीड़ लग जाती कि खाना खत्म हो जाता। इस तरह प्रधान का ढाबा पूरी तरह बंद हो गया। लेकिन प्रधान कहाँ रुकने वाला था। उसने फिर रात को अपने नौकर के साथ उसका ठेला जलाने की सोची। ऐसे ही वो ठेला जलाने वाला था, तभी एक आदमी देख लेता है और चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों प्रधान जी, फिर से ठेला जलाने का प्लान है क्या? लगता तो यही है जावेद। रात को प्रधान जी उल्लू की तरफ क्यों घूम रहे हैं गांव में? उसके बाद गांव वाले सब प्रधान को मारने वाले होते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे जलन हो रही थी। इससे अच्छा प्रधान जी, आप गांव वालों की भलाई और गांव की तरक्की में ध्यान देते तो लोग आपको ज्यादा इज्जत देते। धीरे धीरे उनका ठेला पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। गांव वाले कहते, प्रधान का ढाबा सिर्फ पैसा खींचता था, लेकिन ये दोनों हमारे अपने हैं। इनकी करी में स्वाद भी है और दिल भी।
कुछ समय बाद आसपास के कस्बों से भी लोग चिकन करी खाने आने लगे। अखबारों में भी खबर छप गई। दो दोस्तों की ईमानदारी ने तोड़ी प्रधान की बादशाहत। अब प्रधान का ढाबा खाली रहने लगा। आखिरकार हार मानकर उसने दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक बड़ा होटल खोलें, जहाँ सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिले। दोनों ने सोचा और कहा, हम तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि खाने का दम इतना रखें कि खाना हर गरीब को भी आसानी से मिल सके। प्रधान को भी समझ आ गया कि असली ताकत लोगों का प्यार है, न कि सिर्फ पैसा। धीरे धीरे उनकी की चिकन करी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब वो सिर्फ ठेला नहीं रहा, बल्कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट बन गया। दोनों दोस्तों ने वहाँ गांव के बेरोजगार नौजवानों को काम पर रखा। गांव वालों के महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के हरे भरे खेत में सेठ धनीराम का नया धंधा टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो चुका था। वाह सेठ जी वाह, आपका जवाब नहीं। अरे लोग खेत में अनाज और सब्जियां उगाते हैं, आपने तो खेत के बीचों बीच मटन रोटी ही उगा दिया। अब क्या इसे बनाकर मंडी में बेचने चलेंगे क्या? जैसा मुंह वैसी बातें। अरे सुबह सुबह अपना मुंह धोते वक्त अपना दिमाग भी धो लिए थे क्या? इस बार धनीराम का धंधा खेत से शुरू हुआ। अब तुम दोनों देखो कि मैं इस धंधे को खेत से कैसे धनवान बनता हूँ, क्या समझे? पर वो कैसे सेठ जी? अब देखो, जो भी किसान इन खेतों में काम करते हैं वो खाना लेकर घर से आते हैं, है ना, जो कि दोपहर तक ठंडा हो जाता है। अब यहाँ दूर दूर तक ना कोई दुकान है ना ही होटल। जब मैं यहाँ गर्मा गर्म एग मटन रोटी बेचूंगा तो वे लोग मेरे ही पास आएंगे खाने। मतलब समझा नमूने? हाँ सेठ जी, मैं तो उसे पहले ही समझ लिया है। मतलब हम उनसे कच्ची सब्जी और अनाज लेकर पका पकाया एक मटन रोटी उन्हें दे देंगे, यही ना? अबे मेरे नकली वनस्पति, इसका मतलब ये है कि ना कोई कंपटीशन ना खराब माल की शिकायत, क्योंकि ये किसान लोग हैं जिन्हें क्या ही पता इन्हें स्वाद का। अरे हम जो भी खिलाएंगे मजबूरी में खा के जाएंगे। अरे वाह सेठ जी वाह, कौवा और लोमड़ी के बाद दुनिया में कोई चालाक प्रजाति बची है ना तो वो आपकी ही है। उस रास्ते खेत में जाते हुए कुछ किसान धनीराम सेठ का ठेला देखते हुए आते हैं और दोपहर होते ही कई सारे किसान उसकी दुकान पर आ पहुँचे। फिर वो बारी बारी से इस नए खाने के बारे में पूछने लगे। अरे भाई, फिर से एक नया धंधा शुरू, इस बार मटन और रोटी लग रही है। अरे एक बार खाकर तो देखो भैया, तबाही है तबाही, एकदम झिंगा लाला। ठीक है, लाओ एक एक प्लेट सबके लिए बना दो। बिल्कुल मसालेदार और मिर्ची तेज करके बनाना, ताकि खा के पूरा खेत का काम एक ही बार में निपटा दे। धनीराम सेठ फटाफट मटन रोटी बनाते हैं, वहीं रुपेश सभी को मटन रोटी देते हैं। सेठ धनीराम का मटन रोटी खाकर सभी किसान उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब धनीराम के स्वादिष्ट मटन रोटी किसानों की पहली पसंद बन चुके थे। धंधा अच्छा चल रहा था, मगर धनीराम सेठ को कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही थी, क्योंकि बिना घोटाले का धंधा उन्होंने आज तक किया था क्या, जो इस बार भी छोड़ दे। मटन वाले की दुकान पर, अरे भाई 5 किलो मटन बांध दो और नल्ली वाली पिस डालना। ये तुम्हारे मटन के पैर इतने छोटे क्यों हैं? क्या बोला? अब तुम्हारे क्या डायनासोर की पैर काट के दूं? अब मटन लो और तुरंत निकलो। मालिक, अगली बार डायनासोर का एक ही पैर खरीदेंगे और अपना काम भी बन जाएगा पूरे महीने का। अरे रात को नींद में चलने वाले लकड़बगे, अपना मुंह बंद कर और सीधा ठेले पे चल। एक दिन मटन रोटी बेचते हुए धनीराम ने रुपेश से कहा, मटन रोटी बिक तो रहे हैं और पैसे भी ठीक ठाक आ रहे हैं, पर जिसे मोटा पैसा कहते हैं वो कहीं नजर नहीं आता। अब समझ नहीं आ रहा तो ये मोटा पैसा आएगा किधर से? भगवान ने आपकी सुन ली सेठ जी, वो देखो मोटा पैसा खुद चल के आपके पास आ रहा है। दूर खेतों की ओर से एक ऊंट चलता आ रहा था, जिस पर एक शेख बैठा था, जिसे देखकर रुपेश ने फिर कहा, देखो सेठ जी, कोई ऊंट पर सवार होकर हमरी ही तरफ आ रहा है। अब वो भले ही 2 प्लेट मटन रोटी खाएं, मगर उसका ऊंट 100-200 मटन रोटी तो लपेट ही देगा। अब बिकेगी मटन रोटी। अरे मूर्ख, तुम छुप कर,
वो कोई दुबई का शेख लगता है। अगर वो हमारे ठेले पर रुका तो 20-30 रियाल तो ऐसे ही दे देगा। अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, बस तू अपना मुंह का शटर बंद रखना, अपनी मूर्खता इसके आगे मत परोस देना, समझे ना? थोड़ी देर में वो शेख उनके ठेले के पास पहुंचकर रुक गया और बोला, वल्ला हबीबी, तुम इधर क्या बेचता हो? हम इधर मटन रोटी बेच रहे हैं जी। अब बिल्कुल गर्मा गर्म ताजे ताजे खेत से तोड़े हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो तुमने कुदरत का कानून ही पलट के रख दी। इंडिया इतना तरक्की कर गई, हमको मालूम नहीं। अब खेत में मटन रोटी उगाती, हम तुम्हें एक तेल का कुआं तोहफे में देती। सेठ समझ गए कि यह कोई बेवकूफ शेख है। उसके शैतानी दिमाग में उसे ठगने के कई सारे तरीके मचलने लगे थे। उन्होंने सोचा, फिर कहा, ये ऐसे वैसे मटन रोटी नहीं है, किस्मत कनेक्शन वाले मटन रोटी है। इन्हें जो भी खाता है उसे साल भर मुनाफा ही मुनाफा होता है। वल्ला हबीबी, तुम क्या बात करती? इसी बात पे तुम मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दो, हम भी खाएंगी और अपनी बेगम को भी खिलाएंगी और हम डबल मुनाफा कमाएंगी। वाह, सुना तो था दुबई के शेख बड़े समझदार होते हैं, आज देख भी लिया। वैसे आपका नाम क्या है शेख जी? हमारा नाम शेख पनीर पोटैटो होती। वाह, काफी खाते पीते खानदान से है आप। शुक्रिया शुक्रिया, हमारा पैसा कितना होती वो बोलती। अब आपके 2 प्लेट। वैसे तो इसके 4000 होते हैं, पर आप मेहमान हैं इसलिए 50% आपको डिस्काउंट। आप बस 2000 ही दे दीजिए। माशाल्लाह, आपका दिल तो बहुत बड़ा होती। आपका शुक्रिया, हम पीर आएगी। शेख 2 प्लेट मटन रोटी के 2000 देकर चला जाता है। इधर धनीराम से की खुशी का ठिकाना नहीं था। रुपेश सेठ की तारीफ करते नहीं थक रहा था। अरे वाह सेठ जी, मान गए आपकी खुराफाती खोपड़ी को। क्या दिमाग लगाया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। धनीराम सेठ मटन रोटी बना भी रहे थे और किसानों को खिला भी रहे थे, मगर उन्हें इंतजार था तो उसी दुबई वाले शेख का। आ गया सेठ जी, आ गया शेख, आ गया। आज भी 10,000 की कमाई होगी। धनीराम भाईजान, कल तुमने कमाल कर दी। अरे शेख जी, ऐसा क्या हो गया? धनीराम भाई, ऐसा करिश्माई टेस्टी मटन रोटी मैंने पहले कभी नहीं खाई। हे माता रानी, तेरी माया अपरंपार है। आज से 2 दिन बाद जुम्मा के दिन हमारा सालगिरह आती, तुम हमको 500 एग रोल का ऑर्डर देती। वल्ला हबीबी। जय हो प्रभु, जय हो। ऐसे ही गधे मेरे पास भेजते रहना। फिर धनीराम बोलता है, अरे आपका ऑर्डर रेडी समझो शेख जी। मैं आज ही उम्दा क्वालिटी के मटन रोटी के लिए मटन बाजार से लेकर आता हूँ और शुक्रवार तक आपको बिल्कुल ताजे और गर्मा मटन रोटी देता हूँ। डील डन हो चुकी थी। उसके बाद शेख पनीर पोटैटो वहाँ से चला गया। इधर दोनों आपस में बातें करने लगे। कसम नारियल पानी की, इतना खतरनाक सौदा मैंने जिंदगी में पहली बार सुना और देखा। शहर में बकरा खुद ही हलाल होने के लिए घूम रहा है। ओए चुप कर जा चिलगोजे, मुझे हिसाब जोड़ने दे। 1 प्लेट का 1000 तो 500 प्लेट यानी पूरे 5 लाख। उसके बाद रुपेश और सेठ वही खुशी से डांस करने लगे। अचानक इतनी बड़ी लॉटरी लगने के कारण दोनों खुशी से पागल हो गए थे। तय दिन यानी शुक्रवार को धनीराम और रुपेश बिजली की रफ्तार से मटन रोटी बना रहे थे। दोनों किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, बस अपने काम में खोए हुए थे। ताजा गर्मा गर्म मटन रोटी लेने शेख पनीर पोटैटो कभी भी आ सकता था। कुछ ही देर में उन्हें शेख आता हुआ दिखा। उसके आते ही रुपेश ने झटपट उसे मटन रोटी के झोला दे दी। मैं इसको ले जाती, लेकिन एक छोटा सा दिक्कत होती। कैसी दिक्कत शेख जी? वो आज हम बैंक से पैसे नहीं निकाल पाई। अब मैं कल तुम्हारा पूरा हिसाब कर देगी। अब मेरा बंगला थोड़ी ही दूर है, सब जानते हैं शेख पनीर पोटैटो को। अरे कोई बात नहीं शेख साहब, आप बस आराम से ले जाओ। और पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? इतना बोलकर शेख वहाँ से चला जाता है और 2 दिन में लखपति बनने के सपने में खो जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ अपना ठेला लगाए खड़े थे। अरे सेठ जी, कब आएगा हमारे 5 लाख? आज तो उसे आना ही चाहिए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों बेचैन हो रहे थे। आखिरकार जब काफी वक्त बीत जाने के बाद भी शेख पनीर पोटैटो नहीं आया, तब दोनों उसके बंगले की तरफ चल देते हैं।
बंगले के दरवाजे पर दोनों पहुंचते हैं। फिर उसके घर के बाहर चिल्लाते हैं। आवाज सुनकर शेख बाहर आता है। खुशामदीद धनीराम भाई, तुम आई, हमको बहुत खुशी हुई। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे ठेले पर जाने ही वाला था। अरे कोई बात नहीं शेख जी, आप हमें हमारा पैसा दे दो। कैसे पैसे वल्ला हबीबी? अरे गजनी के डुप्लीकेट, मटन रोटी के पैसे और किस चीज के हैं? हाँ याद आई, वो तो मैं खा गई। खा गई इसलिए तो पैसे मांग रहे हैं। फिर तीनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी कुछ गुंडे बंगले के अंदर से निकलते हैं और फिर शेख बोलता है। हमारे घर आके हमसे ही फर्जी वसूली करोगे तुम लोग? रुको, तुम्हारा भूत उतार देते हैं। सभी गुंडे डंडे निकालकर दोनों पर तान देते हैं। तभी सेठ और रुपेश मुड़कर वहां से बिजली की रफ्तार से भागे। अरे सरपट भाग लो सेठ जी, वरना ये लोग हमें लखपति की जगह नरकपति बना देंगे। दोनों आगे आगे गुंडे और शेख पनीर पोटैटो पीछे पीछे। देखते ही देखते वो सभी काफी दूर निकल आए थे। तभी गांव वालों जो सामने लाठी लेकर खड़े थे, गुंडों और गांव वालों में जोर की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तभी वहां पुलिस आ गई और इंस्पेक्टर झगड़ा रुकवाया और कहा। फिर इंस्पेक्टर ने गांव वालों से सारा माजरा पूछा, जिस पर गांव के एक किसान अमित ने कहा। ये गुंडे हैं इंस्पेक्टर साहब, गुंडे। न जाने कहां से आकर गांव के बाहर वाले बंगले में अड्डा जमा कर बैठे हैं। अरे अभी तक तो हम लोग इनकी बदतमीजी बर्दाश्त करते आए थे, मगर आज इन्होंने हमारे गांव के सेठ धनीराम पर हमला कर दिया। तब हमने इन्हें सबक सिखाने का फैसला किया है। सभी का बयान सुनने के बाद जब सारा किस्सा साफ हो गया तो इंस्पेक्टर और हवलदार आगे बढ़कर सभी गुंडों की तलाशी लेने लगे। फिर उन्हें शेख पनीर पोटैटो पर शक हुआ। बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर ने जब उसकी दाढ़ी खींचा तो वो हाथ में आ गई। अब शेख पनीर पोटैटो असली चेहरा सबके सामने आ चुका था, जिसे देखकर हवलदार ने चौंकते हुए कहा। सर जी, ये तो मोस्ट वांटेड दाऊद इंस्टाग्राम है। फिर पुलिस उसको लेके चली गई और इधर लालची सेठ धनीराम अपना माथा पिटते रह गया। आपका नाम और आप कहां से हैं कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो आपका नाम पर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।